भारत में बड़ी कूटनीतिक बैठक होने जा रही है। दिल्ली में सजेगी महफिल। 3 देशों के दिग्गज एक साथ जुटेंगे तो सबसे ज्यादा परेशानी किसे होगी? अमेरिका ईरान समझौते के बाद पहली बार ईरान किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच पर शामिल होने जा रहा है। वहीं चीन और रूस के शीर्ष अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में होने वाली ये बैठक ब्रिक्स देशों के बीच कौन से बड़े मुद्दों को लेकर के सहमति बनाने जा रही है? आज इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। और सरकार की विदेश नीति को लेकर कांग्रेस के भीतर से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उससे लग रहा है इसमें भी लोग एकजुट नहीं हुए हैं। अलग अलग राय है। थरूर के एक बयान ने बीजेपी को विपक्ष पर हमला करने का एक नया मौका दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अंतर्राष्ट्रीय बैठक को लेकर कांग्रेस अपने नैरेटिव चला रही है, लेकिन कांग्रेस से ही एक नेता तारीफ कर दे तो सियासी गलियारों में नई बहस छिड़ना संभव है। पूरी खबर विस्तार से देंगे आपको। और मध्य प्रदेश में आदिवासी जमीनों को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है, पिछले कुछ वर्षों में आदिवासियों की लाखों एकड़ जमीन बेची गई। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आरोपों के पीछे की क्या है सच्चाई, इस पर भी बात करेंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। अमेरिका ईरान समझौते के बाद अब वैश्विक मंच पर कुछ नई तस्वीर बनती दिखाई दे रही है। ब्रिक्स आज दुनिया में पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को चुनौती देने वाले सबसे बड़े मंचों में से एक बन चुका है। यही कारण है कि अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप इस ग्रुप को लेकर लगातार चिंता जताते रहते हैं। अब 23 जून को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक पर दुनिया भर की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि इसमें चीन, रूस और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी शामिल होने जा रहे हैं। बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी, रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु और ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद बाघेरी जोलगदर हिस्सा लेंगे। और साथ में होंगे भारत के एनएसए अजीत डोभाल। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बैठक का महत्व केवल ब्रिक्स देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में कई बड़े घटनाक्रम सामने आए। ऐसे माहौल में नई दिल्ली में होने वाली ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। ये बैठक सितंबर में भारत की अध्यक्षता में होने वाली है। बैठक शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिए अब महत्वपूर्ण साबित होगा। ये बैठक अगर किसी की चिंता बढ़ा सकती है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ब्रिक्स देशों की उन कोशिशों की आलोचना कर चुके हैं। उनको लगता है कि ब्रिक्स देश अपनी करेंसी बनाएंगे और डॉलर को चुनौती देंगे। वे अपनी डॉलर पर निर्भरता कम करने और वैश्विक संस्थाओं में पश्चिमी देशों के प्रभाव को कम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि भले ही अभी ब्रिक्स करेंसी को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं है, मगर चीन और रूस लंबे समय से एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत जरूर कर रहे हैं जिसमें अमेरिका का दबदबा कम हो, अमेरिका का दखल कम हो। इधर ईरान की बात करें तो ईरान भी अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ऐसे में जब चीन, रूस और ईरान जैसे देश एक साथ एक मंच पर बैठेंगे तो इसे अमेरिका के लिए एक रणनीतिक संदेश के तौर पर जरूर देखा जाएगा। पिछले कुछ समय में पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण ब्रिक्स देशों के बीच कई मुद्दों पर एकमत बनाना आसान नहीं रहा है, लेकिन अब बदलते हालात के बीच ये बैठक सदस्य देशों के बीच बेहतर समझ और तालमेल बनाने का एक अच्छा मौका है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक बैठक में सीमा पार आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हो सकती है। इसके अलावा दुनिया के सामने मौजूद सुरक्षा चुनौतियों को लेकर उनसे निपटने के उपायों पर भी इस पर विचार किया जाएगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मौजूदगी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे भारत को अमेरिका ईरान समझौते के विभिन्न पहलुओं को समझने में और भारत ईरान के संबंधों पर संभावित प्रभावों का आकलन करने का भी एक अवसर मिलेगा। बैठक के दौरान कई द्विपक्षीय मुलाकातें भी होने की संभावना है। दिल्ली में हो रही ये बैठक ये दिखाती है कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर ही कायम है। एक तरफ भारत के अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते भी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स, एससीओ और अन्य बहुपक्षीय मंच है, जैसे जिसमें चीन है, रूस है, ईरान है। ऐसे देशों के साथ भी भारत का संवाद बना हुआ है। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए ये बैठक सितंबर में होने वाली है और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है, जो 23 जून को होने वाली बैठक है।
12-13 सितंबर को होने वाले शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। फिलहाल 23 जून को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक बैठक है। केवल ये एक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि आने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और वैश्विक रणनीतिक समीकरणों की दिशा तय करने वाला एक अहम मंच हो सकता है। और पीएम मोदी की विदेश नीति और कूटनीतिक पर कांग्रेस के नेताओं की अलग अलग राय आ रही है और इसकी वजह है कांग्रेस नेता शशि थरूर, जिन्होंने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत का समर्थन किया है, सराहना की है। फ्रांस के एवियन में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई थी। इस बैठक में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई। विपक्ष की मांग ये रही कि पीएम मोदी नाविकों का मुद्दा जरूर उठाएं। अब इसी बातचीत को लेकर शशि थरूर ने पीएम मोदी के रुख का समर्थन किया है। थरूर ने इस बात की सराहना की है कि पीएम मोदी ने सार्वजनिक और निजी दोनों बैठकों में भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाया। उन्होंने कहा कि युद्ध या संघर्ष के समय व्यापारिक जहाजों पर काम करने वाले नागरिक नाविकों को निशाना नहीं बनाया जा सकता। थरूर के मुताबिक भारत के लिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक अलग अलग जहाज़ों पर काम करते हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी है। पीएम मोदी ने यही चिंता अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने रखी। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी निजी वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को एक कुशल वार्ताकार कहकर इस रणनीतिक संबंध के महत्व को भी स्वीकार किया। हालांकि थरूर का ये बयान कांग्रेस के हालिया रुख से बिल्कुल अलग माना जा रहा है और चर्चा भी इसकी इसीलिए हो रही है। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर पर्याप्त जवाब नहीं मांगे गए। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया था कि ओमान की खाड़ी में हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में 3 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद भारत सरकार ने अमेरिका से औपचारिक माफी या खेद जताने की मांग क्यों नहीं की। इस बीच शशि थरूर के बयान को लेकर बीजेपी ने उल्टा कांग्रेस पर ही हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि थरूर के बयान ने पीएम मोदी की कूटनीति को सही साबित किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि शशि थरूर के बयान ने राहुल गांधी के आरोपों को कमजोर कर दिया। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने खुद प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति की तारीफ की है। भंडारी ने लिखा कि देश के हितों की रक्षा में प्रधानमंत्री मोदी सबसे आगे हैं, जबकि राहुल गांधी उनकी हमेशा आलोचना करते हैं। G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के सामने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा जरूर उठाया था और शशि थरूर के बयान के बाद अब राजनीतिक बहस तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी इसे पीएम मोदी की कूटनीतिक सफलता बता रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर भी इसी मुद्दे को लेकर अलग अलग राय है। ऐसे में ये मामला आने वाले दिनों में राजनीति और कूटनीति दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना रह सकता है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश में, जहां आदिवासी जमीनों को लेकर कांग्रेस अब खुलकर सामने आ गई है। आदिवासी बहुल छिंदवाड़ा जिले में लंबे समय से पहले भी आदिवासी जमीनों की खरीद बिक्री को लेकर के विवाद और आरोप प्रत्यारोप आते रहे हैं, जिसे लेकर अक्सर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। अब कांग्रेस के इन आरोपों के बाद आदिवासी जमीनों का मामला एक बार फिर राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी नेताओं और उनसे जुड़े लोगों पर आदिवासियों की जमीन खरीदने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की उन्होंने मांग भी की है। मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है जहां आदिवासी आबादी काफी बड़ी संख्या में रहती है। राज्य में 1.5 करोड़ से ज्यादा की आदिवासी निवास करते हैं। आदिवासियों के अधिकारों के रक्षा के लिए कई विशेष प्रावधान भी सरकार की तरफ से बनाए गए हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण नियम है आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को आसानी से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इसी मुद्दे को लेकर जीतू पटवारी ने भोपाल में आयोजित एक प्रेस वार्ता की, जिसमें जीतू पटवारी ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों के नाम के करने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी होती है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में जमीनों के सौदे हुए, खरीद फरोख्त हुई। पटवारी का दावा है कि पिछले करीब 8 वर्षों में मध्य प्रदेश में आदिवासियों की लगभग 3 लाख एकड़ जमीन बेची गई है। जो कानून है वो ये कहता है कि आदिवासी की जमीन किसी भी प्रकार से अन्य समाज के लोग, अन्य वर्ग के लोग नहीं खरीद सकते हैं।
और जब खरीदेंगे तो सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। 1,26,000 हेक्टेयर जमीन, लगभग 3 लाख एकड़ जमीन पिछले 7-8 साल में बिकी है आदिवासियों की पूरे मध्य प्रदेश में, और ये डेटा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये जमीन बीजेपी नेताओं, उनसे जुड़े उद्योगपति और प्रभावशाली लोगों ने सरकारी संरक्षण में इसे खरीदा है। इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और उनसे मांग की गई है कि आदिवासी भूमि हस्तांतरण और उससे जुड़ी अनुमतियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उनका कहना है कि मामले की सच्चाई सामने आना जरूरी है। जीतू पटवारी ने यह भी आरोप लगाया कि खनन परियोजनाओं और बड़ी कंपनियों को जमीन आवंटित किए जाने के कारण कई आदिवासी परिवारों को अपनी पुश्तैनी जमीन तक छोड़नी पड़ी। कई लोगों ने पलायन भी किया। उनके मुताबिक इससे कई लोगों को मजबूर होकर अपना जमीन और अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। प्रेस वार्ता के दौरान पटवारी ने कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो आदिवासी भूमि से जुड़े सभी सौदों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जब भी नियमों के खिलाफ जमीन हस्तांतरण या अनियमितता सामने आई है वहां कार्रवाई की जाएगी और आदिवासियों की जमीन वापस दिलाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर 500 करोड़ रुपए के तबादला उद्योग चलाने का भी आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह से जुड़े वायरल वीडियो के मामले में उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की साजिश है, वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो गौरतलब है आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और तेज होने की संभावना है, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर है, लेकिन आदिवासियों की जमीन का मुद्दा हल होगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।